आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका। अजीज सलाम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मुमताज़ खान। मैं हाजिर इस वक्त सलाम दक्कन में दक्कन की तमाम अहम खबरों से आपको बाखबर करने के लिए। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की अहम खबर के साथ। आम इंतखाबात 2019 के नतीजे से पहले ही ऑपोजिशन जमातें अपनी हिकमत आजमाने में लगी हैं। इस मामले में तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव, डीएमके चीफ एमके स्टालिन से मुलाकात की है। फेडरल फ्रंट के तहत केसीआर उड़ीसा और केरल के सीएम से भी मुलाकात कर चुके हैं। हालांकि तमिलनाडु में उन्हें उस वक्त मायूस होना पड़ा जब स्टालिन ने उनसे कांग्रेस के साथ आने की अपील कर दी। बीजेपी के तंज पर एमआईएम सदर ने केसीआर की कोशिशों की जमकर तारीफ की, जबकि डीएमके ने इसे कर्टसी मुलाकात बताया। हालांकि 21 मई को होने वाली अपोजिशन जमातों की मीटिंग पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि नताइज से पहले किसी तरह की मीटिंग का कोई मतलब नहीं है। हालांकि बीजेपी इसे ख्वाब के अलावा कुछ नहीं मानती। उसका कहना है कि पीएम मोदी दूसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, जबकि अपोजिशन का कहना है कि 23 मई के नतीजे के बाद मुल्क को नया वजीर आजम मिलने जा रहा है। नहीं, बादल बिल्कुल साफ हैं। बादल बिल्कुल साफ हैं। फेडरल फ्रंट के लिए बादल बिल्कुल साफ हैं। केसीआर का पॉलिटिकल रेडार टारगेट पर है और इंशाअल्लाह ताला बराबर सब चीज़ सही होगी। एक स्टार्ट उन्होंने लिया है। ये उन लोगों के लिए जवाब है जो केसीआर के सेक्युलर क्रेडेंशियल्स पर सवाल कर रहे थे। वो जाकर पिनरी विजयन से मिले, वो जाकर कल डीएमके के सबसे बड़े लीडर स्टालिन से मुलाकात किए, तो बराबर सही काम कर रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी के बादल और रडार वाले बयान पर कांग्रेस फिर हमलावर हो गई है। पार्टी जनरल सेक्रेटरी बीके हरिप्रसाद ने पीएम मोदी को मौसम वैज्ञानिक बताते हुए तीखे तंज किए, जबकि इसी कड़ी में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अलवर में बादल देखने वाले पीएम को गुजरात और यूपी में कुछ नजर नहीं आता। वाज़ेह रहे कि एक प्राइवेट टीवी चैनल से बात करते हुए पीएम मोदी ने मौसम, रडार और डिजिटल कैमरे की बात की थी, जिसे लेकर ऑपोजिशन जमातों ने उन पर तंज कसना शुरू कर दिया है। अलवर पे तो मोदी साहब को बादल नजर आ गए। हापुड़ में उनको रडार नजर नहीं आया। गुजरात में उनको बटवा नजर नहीं आता है। गुजरात में दलितों की जो शादी की बारात थी, रोककर उनको पीटा गया, मारा गया। किसी एक शादी दलित एक दूल्हा अगर किसी मंदिर में गया तो मंदिर पे हमला हुआ। तो हम मोदी जी से ये कहना चाह रहे हैं कि ये आपको जहां पर सिलेक्टिव नजर आता है वहां रडार नजर आता है आपको पॉलिटिकल, और जहां पर आपकी कमजोरी दिखती है आपको बादल नजर आते हैं, और फिर जहां पर आपको फायदा नजर आता है वहां बटवा नजर आता है आपको। तो ये पॉलिटिक्स छोड़ दे, वो बादल, रेडार और बटवा की पॉलिटिक्स छोड़ दे। वो एक्सपोज हो चुके हैं। हापुड़ के बारे में मोदी जी को बोलना चाहिए। और बाबा कौम के कातिल गोडसे को दहशतगर्द बताने वाले बयान पर सियासत जारी है। गोडसे को हिंदू दहशतगर्दी से जोड़ने पर जहां बीजेपी ने कार्रवाई की मांग की है, तो कांग्रेस ने गोडसे का मवाजना आईएसआईएस से कर दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस के सीनियर लीडर बीके हरिप्रसाद ने सावरकर को अंग्रेजों का एजेंट बताकर एक नया हंगामा शुरू कर दिया। तो ओवैसी ने कमल हासन के बयान की हिमायत करते हुए पूछा है कि बाबा कौम के कातिल को दहशतगर्द नहीं तो और क्या कहा जाए। वाज़ेह है कि फिल्म एक्टर कमल हासन तमिलनाडु के करूर में एक इंतखाबी अवामी जलसे में कह रहे थे कि आजाद हिंदुस्तान का पहला दहशतगर्द नाथूराम गोडसे था, जो हिंदू ही था। कमल हासन ने कहा कि इसकी शुरुआत तभी हुई थी जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी का कत्ल किया था। इसके बाद से ही इस पर नई बहस छिड़ गई है। ने जो महात्मा गांधी को मारा, जिसने फादर ऑफ नेशन जिसको मानते हैं, उसको क्या बोलेंगे? महात्मा बोलेंगे, राक्षस बोलेंगे? उसको टेररिस्ट बोलेंगे या असैसिन बोलेंगे? जिसने महात्मा गांधी के सीने में गोली चलाई, जो कॉन्स्पिरेटर है, और फिर जो कपूर कमीशन में जिसके बारे में रोल प्रूफ हुआ कि वो कॉन्स्पिरेटर थे, उनको क्या बोलेंगे आप? उनको महान आदमी बोलेंगे या नीच बोलेंगे? उनको टेररिस्ट बोलना पड़ेगा। वो टेररिस्ट ही है। आइए आपको सुनाते हैं कि कमल हासन ने नाथूराम गोडसे के बारे में क्या कुछ कहा था। இது முஸ்லிம்கள் நிறைய பேர் இருக்கும் இடம் என்பதனால் இதை சொல்லவில்லை. காந்தியார் சிலைக்கு முன்னால் இதை சொன்னேன். சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் தீவிரவாதி ஒரு இந்து, அவர் பெயர் நாथूराम गोडसे। कर्नाटक के साबिक वजीर आला और बीजेपी के रियासती सदर बीएस येदियुरप्पा की निगाहें सीएम की कुर्सी से हटती नहीं दिख रही। रियासत की 2 सीटों पर हो रहे ज़िमनी इंतखाब में जीत का दावा करते हुए उन्होंने एक बार फिर
बदलाव की बात कही है। येदियुरप्पा ने कहा कि जहां उनकी सीटें बढ़कर 106 हो जाएंगी, वहीं कांग्रेस के तकरीबन 20 एमएलए कुमारस्वामी हुकूमत से खासे नाराज हैं, जो कभी भी उनका साथ छोड़ सकते हैं। हालांकि कांग्रेस लगातार इस बात से इनकार करती रही है, बल्कि वजीर डीके शिव कुमार कई बार उनके एमएलए तोड़ने की बात कह चुके हैं। इससे पहले कांग्रेस ने तो बीजेपी पर ऑपरेशन कमला चलाने तक का इल्जाम लगाया है। इसके अलावा एमएलए को खरीद के ऑडियो टेप भी जारी हो चुके हैं, लेकिन उनके इरादे और हौसले में कोई कमी नहीं आई। हालांकि कांग्रेस लगातार बीजेपी के इस दावे को खारिज करती रही है। ಅವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಯಾಕೆ ಹೋದಕ ನಾನು ಜೆಡಿಎಸ್ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಐ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಜೆಡಿಎಸ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದಿ ಟ್ರೂತ್. ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟರ್ ದೇವೇಗೌಡ ಫಾರ್ ಮೈ ಅಹಿಂದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? That is the difference between me and Jadhav. Jadhav left the party in spite of looking after him very well in Congress party. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನ್ರಿ? ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಅಶೋಕನ್ಗೆ ಟ್ರೂತ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸತ್ಯನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೋಗ್ದಿಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. He has been making this statement since 1 year. About 10 to 12 times he made this statement. हैदराबाद के अंबरपेट इलाके में मस्जिद के मुंतहिम करने की मुखालफत शुरू हो गई है। सभी ऑपोजिशन जमातों ने मुसलमानों से सीएम चंद्रशेखर राव की इफ्तार पार्टी के बायकाट की अपील की है। वाज़ेह रहे कि हर साल रियासती हुकूमत बड़े पैमाने पर मस्जिदों तक में इफ्तार का इंतजाम कराती है, लेकिन मस्जिद और वजू खाने की गिराए जाने को लेकर लोग AIMIM पर भी सवाल उठाने लग गए हैं। अंबरपेट के एरिया में मस्जिद एक खाना और आशरू खाने जनाब अबुल फजील अब्बास अलैहिस्सलाम की मुनज़्ज़मी और डिसमेंटलिंग जो जिस तरीके से बल्दिया और केसीआर गवर्नमेंट ने की है, यहाँ पर सवाल उठता है कि कम्युनल कौन है। 15 साल से ज़्यादा से हमारा बीजेपी का एमएलए जनाब की जी किशन रेड्डी साहब वहाँ पे एमएलए थे। जब तक 15 साल के अंदर किसी किस्म का एक इंसिडेंट वहाँ पे अमल में नहीं आया कम्युनल ट्रैक का, ना हिंदू ना मुसलमान। जहाँ से चेंज ऑफ गार्ड हुआ अंबरपेट का, TRS का एमएलए आया, वहाँ पे एमएलए आने के फौरी बाद जो है इमीडिएटली वहाँ पर जो है मस्जिद भी मुनज़्ज़म की गई, आशूखाना भी मुनज़्ज़म किया गया है। इसके जिम्मेदार कौन है? केसीआर मुसलमानों के हमदर्द होने का झूठा नाटक करते हैं। आज हमारे शहर हैदराबाद में GHMC वालों ने एक मस्जिद और आशुर खाना शहीद कर दिया, मगर इस पर केसीआर और उनके दोस्त असदुद्दीन अवैसी बिल्कुल खामोश हैं। मुसलमानों को केसीआर ने बताया कि बीजेपी माइनॉरिटीज़ की दुश्मन है, क्योंकि बीजेपी ने बाबरी मस्जिद शहीद की है। मैं मुसलमानों को ये बताना चाहता हूँ कि केसीआर TRS और बीजेपी में एक ही फर्क है। बीजेपी खुली दुश्मन है और TRS अंदरूनी दुश्मन है। मैं तेलंगाना के तमाम मज़हब को मानने वाले हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जो इफ्तार पार्टी देंगे, उस इफ्तार पार्टी को बाइकआउट किया जाए, क्योंकि आज मस्जिद टूटी, कल मंदिर भी टूट सकती और क्रिश्चियनों का गिरजाघर भी जा सकता और दूसरे भी मजहबी चीज़ों को ठेस पहुंचा सकते हैं लोग। रमजान के मुबारक महीने में कुछ सामानों की ज़रूरत बढ़ जाती है, जिसमें मजहबी किताबों के अलावा टोपी, एहराम और जिसकी ज़रूरत उम्रा पर जाने से पहले होती है। हैदराबाद के मोहम्मद कैप मार्ट में ऐसे सामान एक जगह आसानी से मौसूल हो जाते हैं, जिसकी वजह से आसपास की रियासतों से भी लोग यहां पहुंचते हैं। हमारे नुमाइंदे मीर अली बाकरी ने मोहम्मद कैप मार्ट के ओनर से एहराम के बारे में ख़ास बातचीत की। इस वक्त मैं मोहम्मद कैप मार्ट में ठहरा हुआ हूँ। यहाँ पर एहराम जो मिलता है, मेरे कैमरामैन हुसैन आपको बताएंगे, ये जो एहराम है वो प्योर कॉटन का होता है, जो रमज़ान के आगाज़ से आखिरी दहे में भी लोग जो है उम्रे के लिए जाते हैं, उसके बाद बकरीद में हज के लिए जाते हैं। हैदराबाद में अगर कहीं एहराम मिलता है तो वो यही मिलता है, क्योंकि इसमें दूसरे एहराम में और यहाँ के एहराम में फ़र्क ये है कि यह टोटल प्योर कॉटन होता है, जिससे पसीना जब्स करता है। मेरे साथ यहाँ पर मोहम्मद कैप मार्ट के ओनर ठहरे हुए, हम इनसे तफसील जानने की कोशिश करते हैं कि क्या फ़र्क होता है यहाँ के एहराम में जो ज़्यादा बिकता है, इसकी वजह क्या है, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं।
आप ये बताइए कि जो है जो एहराम यहाँ पर जो बिकता है उसमें क्या ख़ास बात होती है, क्या क्वालिटी होती है? यहाँ का जो एहराम है मोहम्मद कैप मार्ट में ख़ासकर करूर और चेन्नई और आपके शोलापुर यहाँ से टॉवल मंगाकर हम लोग ब्लीचिंग यहाँ पर करते हैं, जो लाइट वेट होता है। हाजियों को चलने में, उम्रा के लिए जो जाते हैं लोग, उनको चलने में सहूलत होना। अगर एहराम वज़न हो गया तो लोगों को चलने फिरने में मुश्किल हो जाती है। हैदराबाद शहर आपसी भाईचारे और एक दूसरे की मदद के लिए जाना जाता है। इसका नज़ारा रमज़ान के पाक महीने में भी देखने को मिल रहा है। शहर के नौजवानों ने इस बार सरकारी अस्पतालों में सहरी पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है, जहां मरीजों के तीमारदारों को मजबूरी की वजह से रोज़ा रखने में दुश्वारी आ रही थी। शहर के कई अस्पतालों में सहरी की गरज से पैकेट बनवाए जा रहे हैं, जिसे लोग अपने तरीके से भेजते हैं। इससे परेशान हाल और गरीब आवाम को काफ़ी राहत मिलती है। गोलकुंडा की जानिब से पहली मर्तबा मरीज़ों की आदत करने वाले लोगों को सहरी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह 30 दिन ये काम चलेगा। 30 दिन तक हम यहाँ पर सहरी का अहतमाम कर रहे हैं। सहरी बनवा कर उसे पैक कर कर जो है दवाखाना फिर कर मरीज़ों के साथ जो आदत करने वाले अटेंडर्स होते हैं उनको सहरी पहुँचा रहे हैं। तमाम हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि हर कोई ये काम से जुड़े। जो अपने करीबी दवाखाने हैं, वो दवाखानों के अंदर जो पेशेंट के साथ आयात करने वाले अटेंडर्स हैं, उनको सहरी का अहतमाम करें। मुख्तलिफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे जो पेशेंट्स एडमिट है, वो उनके अटेंडर्स जो उनके साथ रहने वालों के लिए सहरी का इंतज़ाम किया जा रहा है गोलकुंडे की नौजवानों की तरफ से। और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ जो है 100 से 150 पैकेट्स पूरे गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में जो पेशेंट के अटेंडर्स है वहाँ दिए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ा काम है। सहरी कराना बहुत बड़ी सुन्नत है, सहरी खाना सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह जो ऐसे गरीब पेशेंट्स हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में जो परेशान हाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके अटेंडर्स रोज़ा रहना चाहते हैं मगर कि उनको सहरी का इंतज़ाम नहीं होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह गोलकुंडे किले से सहरी गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में पहुँचाई जा रही है। ये थी रमज़ान के मुक़द्दस महीने में सहरी की अहमियत, लेकिन रमज़ान में अफ्तारी की भी ख़ासी अहमियत होती है। पूरे दिन की मसरूफियात के बाद दिन ख़त्म होते ही रोज़ेदार इफ्तार के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। दोस्त और अहबाब के साथ इफ्तार करने पर ख़ासा जोर दिया जाता है। हालांकि आगे चलकर इफ्तार का एक बड़ी शक्ल इख्तियार कर ली जाती है, जिसमें सैकड़ों हज़ारों लोग एक साथ इफ्तार करते हैं। रमज़ान तो बहुत अच्छी तरह गुजरा है और रमज़ान में तो बहुत सारे फ्रूट्स मिलने के लिए इफ्तियार के बाद इफ्तियारी पार्टी रखती है। फ्रेंड्स के घर में फैमिली और रिलेटिव्स सब बहुत जने इफ्तियार पार्टी भी रखते हैं और घर में भी बहुत सारे अल्लाह ताला ने बहुत फ्रूट्स, जूसेस, स्वीट्स, बहुत सारे चीज़ों खाने का, नए नए डिशेस टेस्ट करने का टाइम मिलता है। और इसका हमें बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करना कि रमज़ान में नमाज़ पढ़ना, इबादत सब कुछ करना, ज़कात देना, सदका देना, सब कुछ करना चाहिए। और माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से गुजरता है रमज़ान, अल्लाह का शुक्र है। बच्चों को ज़्यादातर जो गंजी मिलती है ना, ऐश, और हर तरह के फ्रूट मिलते हैं, जैसा कि पपाया है और केला है और अनार है। रमज़ान में ज़्यादा मिलते हैं ना इधर। और प्याज के समोसे बहुत ज़्यादा बेंगलुरु में इस्तेमाल होते हैं, सब लोग बहुत पसंद से इस्तेमाल करते हैं बेंगलुरु में ख़ासकर। सहरी में क्या इस्तेमाल? सहरी में तो रोटी और रागी का हिट जो है ना, बोल देना, जैसा कर्नाटक का है ना फेमस, वो करते हैं और थोड़ा खाना भी खाते हैं। ये रमज़ान बहुत अच्छी तरह से गुजर रहा है, लास्ट ईयर का, उससे पहले का और इस साल भी बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से गुजर रहा है। जैसे कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर फ्रूट्स सारे अवेलेबल हैं, उसी के साथ साथ हलीम भी अभी आ गई है नई, जो हैदराबाद में फ़ेमस थी, अभी बेंगलोर का उसने मज़ा चखा है, तो हलीम से भी अल्लाह ताला हमें उसका भी स्वाद चखा रहा है। फिर भी गर्मी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी, बारिश के पानी पड़ने से ज़मीन की जो एवेपोरेशन होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत सुकून है। और इसी के साथ सलाम दक्कन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।